सो रोबोटिक सर्जरी इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि लैप्रोस्कोपी से भी बेटर है। एक सर्जरी ऐसी है जिसमें आपने 6 घंटे सर्जरी किया पूरा पेट खोल के, जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं और मरीज कितना बड़ा चीरा लगा हुआ है। एक सर्जरी ऐसी है जिसमें आपने सारा काम लैप्रोस्कोपी से किया या रोबोटिक सर्जरी से किया एंड सिर्फ ट्यूमर निकालने के लिए एक छोटा सा चीरा 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का दिया। 90% ऑफ दैट रिसेक्शन, इवन एवरी सर्जरी में ट्यूमर का पूरा निकालना is done through a pinhole incision, through laparoscopic surgeries और robotic surgeries। हमारी बीमारी कहाँ कहाँ फैली है, lymph nodes में फैली है कि नहीं फैली है, तो उसके लिए हम लोग एक डाई यूज़ करते हैं जिसको ICG डाई कहते हैं। कैंसर एक ऐसा नाम जो सुनते ही डर पैदा करता है, लेकिन आज कैंसर सर्जरी की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब बड़े कट्स और लंबी रिकवरी की जगह रोबोटिक सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स ने ले ली है। ये नई टेक्निक सर्जरी को बनाती हैं ज़्यादा सटीक, रिकवरी को तेज़ और मरीज़ के दर्द को बहुत कम। 3D इमेजिंग, ऑर्गन प्रिवेंशन और एडवांस रिकवरी प्रोग्राम्स जैसे इनोवेशन ने कैंसर ट्रीटमेंट को एक नया आयाम दिया है। सवाल ये है कि सर्जरी कब ज़रूरी है, कब कीमोथेरेपी या रेडिएशन बेहतर है और कब एडवांस स्टेज में सर्जरी का असली मकसद क्या होगा, क्योर या क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन सभी अहम सवालों के जवाब देंगे आज कैंसर सर्जरी के एक्सपर्ट पारस हेल्थ केयर से डॉक्टर कुश पाठक हमारे डियर डॉक्टर के सेशन में। तो सर, अगर हम आज बात करने वाले हैं कैंसर की सर्जरी के बारे में, तो जो एक बेसिक सा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हर कैंसर के लिए सर्जरी ज़रूरी ही है या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बिना सर्जरी के भी काम चल सकता है? दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी कैंसर को। कैंसर्स जो कि सॉलिड ऑर्गन्स के हैं, मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो बेसिकली जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं उनमें सर्जरी का रोल है। इसके अलावा एक पूरा ही सबसेट या पूरी एक क्लास अलग है जिसको हम ब्लड कैंसर्स कहते हैं, जिसमें ल्यूकीमिया, लिम्फोमास आते हैं। तो इन क्लास ऑफ कैंसर्स में सर्जरी इज़ नॉट द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। उसमें ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी से होता है। तो नॉट ऑल कैंसर्स व्हेन वी से, बट solid organs, intestine, gallbladder, liver, pancreas, lungs, stomach, female genital and male genital organs, oral cancers, thyroid, so these are all solid organs। तो इनमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली सर्जरी का रोल है। ओके सर, बट कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर जो है वो सर्जरी से भी पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? कैंसर किसी भी शरीर के हिस्से में है तो इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी स्टेज क्या है। तो दो पैरामीटर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि स्टेज का मतलब कैंसर फैला है कि नहीं, दूसरा उसने अगल बगल के जो ऑर्गन्स हैं इनको इन्वॉल्व किया है कि नहीं। तो इवन इफ कई बार अगल बगल की ऑर्गन्स या एडजेसेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, देन देयर आर क्राइटेरिया फॉर एवरी डिफरेंट ऑर्गन कि हम उसको निकाल सकते हैं कि नहीं। मेनी केसेस इवन इफ इट इज इन्वॉल्विंग द एडजेसेंट ऑर्गन्स वी आर एबल टू रिमूव इट। मेन टारगेट किसी भी कैंसर सर्जन या किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट का ड्यूरिंग द कैंसर सर्जरी इज टू मेक श्योर दैट यू टेक गुड ट्यूमर अमाउंट एंड गुड मार्जिन। मार्जिन हो गया कि टेकिंग आउट, ट्यूमर निकाला, ट्यूमर के बाद में 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिफरेंट ऑर्गन्स के हिसाब से वी टेक आउट अ डिफरेंट completely normal margin of normal tissue so that we are sure that we have taken out the complete tumor। सर, सर्जरी के बाद भी बट ऑब्वियसली हर बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है आफ्टर सर्जरी, तो पेशेंट की जब रिकवरी टाइम जो होता है वो सर्जरी के बाद वो कितना होता है? उसको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो उनको, पेशेंट्स को या उनकी फैमिली को दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ आफ्टर सर्जरी दे आर गोइंग टू फेस ऑल दिस? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि जब मोस्ट पेशेंट्स जो हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, पूरी बॉडी को बेहोश करके कर रहे हैं, मोस्ट केसेस में देयर आर 3 थिंग्स जो कि एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, पेशेंट का हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। तो मरीज के अंदर खून की मात्रा ठीक होनी चाहिए क्योंकि सर्जरी के समय ब्लड लॉस होगा। तो ऐसे मरीजों में खान पान में हम लोग बोलते हैं हरी सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, चुकंदर एंड ऑल दीज ब्लड इम्प्रूविंग एजेंट्स खान पान में, या फिर हमें ज़रूरत है ब्लड लगाने की या फिर उनके लिए सिरप्स देने की या टैबलेट्स, वो हम देते हैं। सेकंड, आपकी हीलिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एल्बुमिन या प्रोटीन। तो मरीजों में प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एल्बुमिन का अमाउंट बढ़ाने के लिए हम लोग मरीज को प्रोटीन रिच डाइट या हाई प्रोटीन डाइट की एडवाइस देते हैं सो दैट सर्जरी अच्छी हो और सर्जरी से रिकवरी भी अच्छी हो। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
मेजॉरिटी ऑफ जनरल एनेस्थीसिया वाले केसेस जिसमें पूरी बॉडी को बेहोश कर रहे हैं, पेशेंट की लंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इवन हम लोग जब बड़ी एब्डोमिनल सर्जरीज करते हैं तो ऐसे मरीजों में हम लोग एक स्पायरोमीटर होता है, जिसके लिए हम लोग एक बॉल्स होती हैं जो देते हैं, जिसमें मरीज फूंकता है और सांस लेता है, जिससे कि लंग की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। अगेन इट हैज़ बीन सीन कि जो मरीज अच्छे से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो पेशेंट एक्सरसाइज करे, चेस्ट की भी और नॉर्मल वॉकिंग फिजियोथेरेपी करता रहे, अच्छी डाइट ले, हाई प्रोटीन, एंड ऑब्वियसली खून बढ़ाने के लिए जो खान पान है वो, या फिर किसी सिरप या टैबलेट के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट सर्जरी के पहले। सर्जरी कितनी अच्छी की गई, कितना ब्लड लॉस हुआ, कितनी ऑर्गन्स निकाली, वो भी एक फैक्टर है जो कि आगे आपकी रिहैबिलिटेशन में या आपकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक। तीसरा, पोस्ट सर्जरी व्हाट वी प्रैक्टिस इज इरास इज एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। तो मरीजों को, जो मैं अपने मरीजों को गाइड करता हूँ कि मरीजों को कहता हूँ कि आपकी सर्जरी, आप मरीज नहीं है, मरीज की तरह लेटना नहीं है। मोस्ट ऑफ माई केसेस और मोस्ट ऑफ आर केसेस और जो भी प्रैक्टिसिंग कैंसर सर्जन्स हैं, वी वांट टू मेक श्योर कि मरीज जो है पहले दिन या दूसरे दिन से ही वॉकिंग स्टार्ट कर दे। एज सून एज यू स्टार्ट वॉकिंग, a lot of your physiological changes happen in the body, and patient को psychologically भी improvement होता है जी। If a patient sleeps for 5 days or lies down for 5 days, mentally patient psychologically body भी वैसा ही react करना शुरू कर देगा। So we want to make sure, and therefore these patients tend to have faster recovery. So mobility is one of those things, साथ में supportive treatment is one of those things, and major role is physiotherapy. And physiotherapy is two kinds. If you're doing any abdominal surgery, yeah, any kind of surgery, chest physiotherapy and your lower limb physiotherapy, जिसमें पेशेंट का मूवमेंट, एक्सरसाइजेस, एंड चेस्ट के लिए हमने स्पायरोमीटर बताया। स्पेशली जो ओरल कैंसर के पेशेंट हैं, अब वो स्पायरोमीटर नहीं कर सकते तो उनको हम लोग दूसरे दिन से वॉकिंग स्टार्ट करा देते हैं। उनके केसेस में शोल्डर एंड नेक इनकी फिजियोथेरेपी आ जाती है, सो दैट दे आर एबल टू move around quickly and they feel better about themselves. सर, आज के टाइम पे हम देखते हैं तो रोबोटिक सर्जरी या फिर मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स, ये इन सब के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। तो कैंसर सर्जरी में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? लाइक पेशेंट को इन टेक्निक से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? मैसिव बेनिफिट है। एक जगह पे अगर हम एक पेट में बहुत बड़ा चीरा लगा रहे हैं, जितना बड़ा चीरा लगाएंगे मरीज को उतना पेन होगा, उसको उतना ही टाइम लगेगा रिकवर करने में। वी आर डूइंग सर्जरीज, किडनी सर्जरीज, ब्लैडर सर्जरीज, यूट्रस की सर्जरीज, इंटेस्टाइनल सर्जरीज। आज के तारीख में हम लोग छोटे छोटे चीरे से करते हैं। 90% ऑफ दैट रिसेक्शन, इवन एवरी सर्जरी में ट्यूमर का पूरा निकालना is done through a pinhole incision, through laparoscopic surgeries और robotic surgeries, and सिर्फ specimen निकालने के लिए जो ट्यूमर निकाला है, even if it is a big size, उसके लिए हम लोग incision देते हैं। That is only for probably 15-20 minutes. तो एक सर्जरी ऐसी है जिसमें आपने 6 घंटे सर्जरी किया पूरा पेट खोल के, जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं और मरीज कितना बड़ा चीरा लगा हुआ है। एक सर्जरी ऐसी है जिसमें आपने सारा काम लैप्रोस्कोपी से किया या रोबोटिक सर्जरी से किया, एंड सिर्फ ट्यूमर निकालने के लिए एक छोटा सा चीरा 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का दिया। देयर इज अ मैसिव डिफरेंस इन दी रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज पेशेंट्स। पर अगर किसी का पेट का चेस्ट से लेकर नीचे तक चीरा लगा है, दे हैव अ लॉट ऑफ पेन, एंड यस, आपकी जो देयर इज डेटा टू सपोर्ट कि एटलीस्ट 2 days का डिफरेंस आ जाता है मरीज की छुट्टी करने तक। पेशेंट गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ फास्टर व्हेन वी आर डूइंग मिनिमल एक्सेस एंड रोबोटिक सर्जरी। द ओनली थिंग इज वी हैव टू सेलेक्ट पेशेंट्स। Not every patient will be eligible for laparoscopic surgery, and select correct patients and you'll get very good results. So sir, Paras Healthcare में recent जो advances हैं वो क्या हैं oncology में? One target that we are having is to make sure whatever is happening in India or in the world when it comes to कि recent surgery में हम क्या क्या कर सकते हैं। when it comes to surgery, chemo and radiation, we've done 3 things as of now. First, हम लोग ने robotic surgeries start कर दी हैं, and we're using the best and the latest model of Da Vinci, जो कि robotic company है ये। So robotic surgery is one of those things जो कि laparoscopy से भी better है। We get to go to those areas of surgery या organs which are not easily accessible when you're doing open surgery. Open surgery. So a lot of benefit is added with a robot, and that we have started. And similarly now what we have started doing also, which is also a very recent thing in past 2-3 years, which has taken a lot of gain,
which is indocyanine green, which is ICG dye. So ड्यूरिंग सर्जरी व्हेन वी वांट टू सी कि हमारी बीमारी कहाँ कहाँ फैली है, लिम्फ नोड्स में फैली है कि नहीं फैली है, तो उसके लिए हम लोग एक डाई यूज़ करते हैं जिसको ICG डाई कहते हैं. तो वो हम लोग को कैमरे में बहुत अच्छे से दिख जाती है, तो हमारी सर्जरी की स्किल्स, सर्जरी के रिजल्ट्स और बेटर हो जाते हैं. यही डाई ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ हो रही है, यही डाई ओरल कैंसर्स, यही डाई इंटेस्टाइन के कैंसर्स को जो हम लोग जॉइनिंग करते हैं उसमें यूज़ होती है. एंड सिमिलरली जब हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी के जो फ्लैप्स हैं उनमें भी यूज़ हो रही है. सो इट इज़ वन ऑफ दोज थेरेपीज और टेक्निक्स विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल एंड अवेलेबल एंड इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. ICG डाई 2000 रुपये की आती है, तो सर्जिकल कॉस्ट चेंज ही नहीं होती. अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करें सेम कॉस्ट में ही हम ICG डाई को यूज़ कर लेते हैं. हम लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं उसमें ICG डाई यूज़ कर लिए, सो नो एडेड कॉस्ट, बट इट ऑलवेज इम्प्रूव्स दी जो हम लोग लिम्फ नोड्स निकाल रहे हैं, बीमारी का जो पूरा जो आप पूछते हैं कि सर ट्यूमर पूरा निकला कि नहीं निकला, वी गेट अ लॉट ऑफ डेटा थ्रू दोज ICG. Thirdly, we have started using or doing HIPEC surgery. Now HIPEC is also एक टॉपिक जो कि कल को डिस्कस करना चाहिए हम लोग को किसी दिन, which is hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. इसका फुल फॉर्म है. इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी पेट के कैंसर की सर्जरी करते हैं तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी करने के बाद पेशेंट OT टेबल पे ही लेटा है, बेहोश है उस समय, उसमें हम लोग पेट में फ्लूइड डालते हैं और साथ में कीमोथेरेपी के एजेंट्स डालते हैं जो कि पेट में 1 घंटे तक के लिए सर्कुलेट किए जाते हैं ताकि जो माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स हैं वो उनको भी मार सके. सो HIPEC सर्जरी इज़ यूज्ड फॉर ओवरी कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर्स, अपेंडिक्स कैंसर एंड पेरिटोनियल कैंसर्स ऑफ द एब्डोमेन. तो इनमें इसका रोल है एंड इट हैज़ शोन टू गिव बेनिफिट टू द पेशेंट्स. सिमिलरली लास्ट थिंग विच वी रिसेंटली डन एट पारस ऑल्सो, हम लोग ने इंट्राऑपरेटिव रेडिएशन स्टार्ट कर दिया है. तो ये भी एक नई चीज़ है कि सर्जरी आपने की, सर्जरी करके ट्यूमर निकाला एंड मरीज को एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में ऑपरेशन टेबल से शिफ्ट किया रेडिएशन रूम में, एंड रेडिएशन रूम में जिस एरिया में हमने ट्यूमर निकाला उस जगह पे रेडिएशन एक साथ उसी समय दे दी, ताकि अगर कुछ यहाँ तो अगेन द टारगेट इज टू किल माइक्रोस्कोपिक सेल्स. सो these are the few things that we are doing at Paris and these are the recent advances. सर जो हम बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी की, तो रोबोटिक सर्जरी सुनने में आता है कि बहुत कॉस्टली होती है, तो लाइक ये हर पेशेंट के लिए अवेलेबल है या फिर इसका कोई स्पेशल क्राइटेरिया होता है? See earlier even जब लैप्रोस्कोपी सर्जरीज आई थी बहुत कॉस्टली थी, बहुत ट्रेनिंग टाइम था, उस समय भी लोगों के अंदर इनहेरेंट हेजिटेंस था कि पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पूरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा. And at that time even the surgeons were at that time learning curve था, एक learning curve में they used to take a lot of time. I remember my teachers, I remember my seniors कि वही गॉल ब्लैडर की सर्जरी लैप्रोस्कोपी से करते समय they used to take 3 hours or 4 hours. And आज फैक्ट ये कि आज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से same surgeons and same team of doctors they're doing it in 20 minutes. ठीक है? That time they were learning. Yes. So when जो आप पूछ रहे हैं कि क्या रोबोटिक सर्जरी भी that expensive है, रोबोटिक सर्जरी for sure is the future. जैसे पहले आपकी एंड्रॉयड फ़ोन्स थे, आईफोन्स थे, पहले महंगे थे. एज सून एज इट वाज एक्सेप्टेड, आपकी ऑटोमेटिक कार्स थी, वो दे वर वेरी एक्सपेंसिव. नाउ इट्स एट द रीच बिकॉज इट्स बीइंग वाइडली यूटिलाइज्ड. सो सिमिलरली वील हैव दीज कॉस्ट्स कमिंग डाउन. एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर डूइंग एट पारस राइट नाउ, वी हैव समहाउ फाउंड अ वे वेयर any surgery that we're doing laparoscopically or open surgery or laparoscopically, we are trying to keep the cost of robotic surgery just more than around 1 lakh के ऊपर, which we should be able to take care of almost every other patient. सर आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को लाइक सर्जरी की ही नीड है, उसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन से ठीक नहीं किया जा सकता है? मोटा कोई भी सॉलिड ऑर्गन कैंसर, किसी भी बॉडी का कैंसर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक अर्ली कैंसर, ठीक है, एक हो गया कि अब कैंसर ने अगल बगल की ऑर्गन्स को पकड़ लिया है, उसको लोकली एडवांस कैंसर कहेंगे. एंड तीसरे टाइप का कैंसर हो गया सेम ऑर्गन का कि जो पूरी बॉडी में फैल गया, उसको मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं. तो समझने के लिए हम स्टेजेस पे नहीं जा रहे हैं. तो अगर किसी भी ऑर्गन का कोई भी कैंसर है तो इन्हीं 3 में यूजुअली आता है, या तो अर्ली है, शुरुआत का है, या लोकली एडवांस्ड है, एंड या फिर वो ऑलरेडी फैल चुका है. टेक्निकली सर्जरी का रोल हर जगह है. अर्ली कैंसर्स में फॉर श्योर है मैक्सिमम बेनिफिट अर्ली कैंसर्स में मिलेगा. तो आपने अर्ली कैंसर्स में सर्जरी करके हटा दिया ट्यूमर को, मैक्सिमम लाइफ मिलती है.
एंड लेस चांसेस ऑफ बीमारी कमिंग बैक, मतलब रेकरेंस के चांसेस हैं। लोकली एडवांस मतलब जब उसने किसी भी रीजनल ऑर्गन्स को पकड़ लिया या लिम्फ नोड्स में बीमारी चली गई, उसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन एंड किस ऑर्गन को पकड़ा है उसने। वी टेक अ कॉल वेदर दिस पेशेंट विल गेट बेनिफिट फ्रॉम सर्जरी और नॉट। कई बार ऐसे मरीजों में लोकली एडवांस कैंसर्स में वी हैव टू गिव कीमोथेरेपी और सम काइंड ऑफ थेरेपी सो दैट ट्यूमर श्रिंक्स एंड देन वी ऑपरेट सच पेशेंट्स। जो कैंसर्स एक बार फैल गए, जो तीसरी कैटेगरी है, फैले हुए कैंसर्स में भी सर्जरी का रोल है, अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग सिचुएशंस में। अगर आपका ट्यूमर इतना बड़ा है जिसकी वजह से आप खाना पीना नहीं खा पा रहे, तो हमें कुछ ना कुछ बाईपास प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। कई बार जैसे ब्रेस्ट के कैंसर्स हैं जो कि ऑलरेडी फैले हुए हैं, बट इतना बड़ा ट्यूमर है कि उसमें फंगस लग रहा है, उसमें पस आ रहा है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है। इवन इन दैट केसेस ऑल्सो वी हैव टू ऑपरेट सच पेशेंट्स। ओरल कैंसर्स में अगेन डिफरेंट सिनेरियोज में मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमें सांस के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, तो सर्जरी करनी पड़ती है। क्वेश्चन इज कि क्या हम ट्यूमर निकाल रहे हैं या हम कुछ बाईपास कर रहे हैं। तो टेक्निकली सर्जरी का रोल हर स्टेज में है एंड डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट की जनरल कंडीशन आल्सो। सर, जब हम बात कर रहे हैं सर्जरी के स्टेजेस की, तो एडवांस स्टेज में भी जो सर्जरी है वो पॉसिबल होती है, और अगर हाँ तो उसका जो गोल है आपका मेन, वो पेशेंट को सिर्फ क्योर करना है या फिर उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना है बस? सी एडवांस स्टेज, जैसे मैंने 3 कैटेगरीज बताई, अगर लोकली एडवांस स्टेज में भी वी गेट गुड रिजल्ट्स एट दैट टाइम आवर इंटेंट। सो अगर आप कहीं पे भी ट्रीटमेंट कराएंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट मोटा 2 ही तरीके का है। एक है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव मतलब कि हम जो ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, विच विल बी सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपीज, वॉट एवर ट्रीटमेंट वी आर गोइंग टू गिव, इट इज गोइंग टू क्योर you from cancer. It is going to give you life. And the second part of the treatment is, or second kind of treatment is palliative. Palliative treatment का मतलब है कि we will not be able to control the disease, we will not be able to cure the disease. Our aim and objective is to control the disease, control the symptoms, control the pain, and make sure that you live long enough. Yeah. So again, surgery का रोल दोनों जगह है. A lot of locally advanced cancers we give surgeries and the intent is curative. हम क्योर करने के लिए कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर्स locally advanced हैं, they respond very well to complete treatment. ओरल कैंसर्स अगर locally advanced भी हैं तो भी उसमें हम सर्जरी करके ट्रीटमेंट देके we are giving life to the patients. एक बार फैली हुई बीमारी में भी I'll take an example of breast cancer. There are breast cancers, एक variety of breast cancers हैं which are good diseases to treat. In those cases also, if we do surgery, give chemotherapy, give radiation target therapies, we can improve the life of these patients for 3, 4, 5 years also. So yes, depend करता है कि हमारा intent क्या है. So the intent is decided as soon as the patient is diagnosed with cancer. And we usually tell the patients also कि आपका हम जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं ये ठीक करने के लिए कर रहे हैं, to cure the disease. और अगर इसका उल्टा है तो हम वो भी बताते हैं कि आर ट्रीटमेंट का जो एम है इज टू मेक श्योर कि योर पेन गोज डाउन, वोमिटिंग, नॉजिया, डायरिया, लेथार्जीनेस या कोई और सिम्टम्स हैं वो कम हो. दैट इज आवर एम ऑफ ट्रीटमेंट, एंड टू मेक श्योर दैट यू गिव और गेट गुड इनफ लाइफ और गुड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वॉट एवर लाइफ जो बची है. सर, लास्टली बट नॉट वेरी लाइक नॉर्मल थिंग, हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं चाहूँगी कि आप उन्हें ये चीज़ ज़रूर बताएं, समझाएं, क्योंकि जब सर्जरी की बात आती है, नॉट ओनली कैंसर सर्जरी, कोई भी सर्जरी, पेशेंट सबसे पहले बहुत ज़्यादा डर जाता है. तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो उस चीज़ से कोप अप कैसे करें, कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ दे हैव टू गो थ्रू द सर्जरी, और कैसे अपने आप को ये भरोसा दिलाएं कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा. हम किसी भी पेशेंट को डील करते हैं या कोई भी पेशेंट है, वन इज़ फेथ इन गॉड. Undoubtedly. So religion नहीं, but I do believe in spirituality, and patient has to be spiritual enough, and जिसको भी मानते हैं वो उसको मानते हुए आगे बढ़ना होता है. तो पहला ट्रस्ट आपको डॉक्टर बाद में आएगा, हॉस्पिटल बाद में आएगा, रिश्तेदार बाद में आएंगे. पहला बिलीफ एंड फेथ जो है आपके, चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, या एनीवन, अगर नास्तिक भी हैं, ठीक है, तो so believe in yourself. so उसमें स्पिरिचुअलिटी आती है. रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिटी. सो बिलीव दैट देयर इज समथिंग, कि अगर
बीमारी है, समस्या है, तो उसका समाधान भी है। उसका स्वरूप ये है कि हम सर्जरी के थ्रू जाएंगे, या उसका स्वरूप ये है कि हम कीमो के थ्रू जाएंगे। तो पहला बिलीफ वहाँ पे। एंड सेकंड, यू हैव टू गेट अवेयर ऑल्सो। एक हमारे शहर और उत्तर भारत में थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा है कि मरीज को पता ना चले कि बीमारी है, जो कि एज फिजिशियंस, एज सर्जन्स, और स्पेशली जो कैंसर के फील्ड में जो डॉक्टर्स हैं, उनका मानना है कि पेशेंट शुड नो, वी शुड टेल द पेशेंट इन अ वे विच ही कैन अंडरस्टैंड। प्रोबेबली कुछ हम डिटेल्स हाइड कर सकते हैं समझाने के लिए, एंड पेशेंट शुड नो कि उसके साथ होना क्या है। या एग्जैक्टली। पेशेंट ही अवेयर नहीं है, क्योंकि एट द एंड लाइफ उसकी ही है। या सर्जरी उसने करा ली, उसके बाद अगर उसको कीमो लगनी है, रेडिएशन लगनी है, ही विल नॉट बी विलिंग टू टेक ट्रीटमेंट, बिकॉज एवरीथिंग विल हैव इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। सर्जरी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, कीमो के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, रेडिएशन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सो यू हैव टू बी, और मरीज ही मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, we are not going to proceed. Okay, so thank you so much, Dr. Kush. Thank you for this informative interaction. And we hope कि हम आपसे दोबारा जल्दी मिलेंगे. So thank you so much. Thank you.